नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शराबी पति और जुवारी बेटा। तवे की बनी हुई रोटियों में अब कोई मिठास नहीं थी। शारदा के हाथ अब वैसे नहीं चलते थे जैसे पहले चलते थे। बेलन हाथ से फिसल जाता था और आटा चिपक जाता था उंगलियों में। रोटी का आकार अब गोल नहीं रहता था, कभी तिकोना, कभी अजीब सा टेढ़ा, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता था। खाने वाले को स्वाद से मतलब नहीं था, सिर्फ पेट भरना था। चूल्हे से धुआं उठ रहा था। शारदा की आंखों में पानी भर आया, धुएं की वजह से या किसी और बात से, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। सालों के धुएं से रसोई की दीवारें काली पड़ गई थी। यहां तक कि खिड़की भी अब पारदर्शी नहीं रही थी, जैसे पूरा घर किसी काले कफन में लिपटा हुआ हो। बाहर से आवाज आई मोहन के गिरने की, फिर बड़बड़ाहट, फिर कोई गिलास टूटने की आवाज। शारदा ने आंख तक नहीं उठाई। उसे पता था कि क्या हुआ होगा। वही रोज की कहानी, शराब की बोतल से लेकर फर्श तक का सफर। मोहन अब संभल कर नहीं गिरता था। पहले कम से कम दीवार का सहारा लेता था, अब तो सीधे धड़ाम से गिर जाता था। रोटी जल गई। शारदा ने उसे पलटा तो काले धब्बे दिखे, फिर भी उसने उसे उतारा, थाली में रखा। कौन देखने वाला था कि जली है या नहीं। खाने वाले को भूख लगी हो तो जहर भी मीठा लगता है, और यहां तो भूख भी नहीं लगती थी किसी को, सिर्फ आदत थी खाने की। तभी दरवाजा खुला। रोहित अंदर आया। उसकी शर्ट फटी हुई थी, चेहरे पर खरोंचे थी, आंखें लाल थी, गुस्से से या रोने से पता नहीं चलता था। वो सीधा रसोई में आया और मां के पास खड़ा हो गया। शारदा ने उसकी तरफ देखा, पहले प्यार से देखा, फिर डर गई। रोहित की आंखें लाल थी, जैसे कोई भूखा जानवर हो जो अपनी ही मां को नहीं पहचान रहा हो। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाया और थाली से रोटी उठाकर मुंह में भर ली। चबाया तक नहीं, सिर्फ निगल गया। फिर पानी मांगा। शारदा ने गिलास दिया। वो पी गया और गिलास वापस रख दिया। कोई शुक्रिया नहीं, कोई बात भी नहीं, बस इतना बोला, पैसे चाहिए। शारदा के हाथ रुक गए। वो अगली रोटी बेल रही थी। बेलन हवा में ही रुक गया। कितने? उसने पूछा। 10,000। शारदा का गला सूख गया। 10,000, वो राशि उसके लिए पहाड़ के बराबर थी। घर में तो 10 रुपए भी मुश्किल से बचते थे महीने के अंत में। कहां से लाऊं इतने पैसे? उसने धीमी आवाज में कहा। रोहित ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई समस्या हो, कोई रास्ते की रुकावट हो, जैसे मां नहीं, कोई दुश्मन हो। तेरे पास मंगलसूत्र है ना? उसने कहा। शारदा का दिल बैठ गया। मंगलसूत्र। उसने अपने गले को हाथ लगाया, जो उसकी मां ने शादी के वक्त दिया था। वो जो उसकी पहचान था, उसकी असमत था, जो उसे लगता था कि कम से कम कुछ तो है उसके पास अपना। नहीं, ये नहीं दे सकती, शारदा ने रोटी पलटते हुए कहा। रोहित की आंखें और भी लाल हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। शारदा ने पीछे हटना चाहा, लेकिन पीछे दीवार थी। सुन, उसने कहा, आज रात तक पैसे चाहिए, वरना क्या? शारदा ने हिम्मत करके पूछा। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराया। वो मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि शारदा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने समझ लिया कि उसका बेटा अब वो नहीं रहा था जो कभी उसकी गोद में सोता था। रोहित बाहर चला गया। शारदा वही खड़ी रह गई, बेलन हाथ में पकड़े। उसकी सांस तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दूसरे कमरे से मोहन की आवाज आई। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। शारदा ने सुनने की कोशिश की। वो कह रहा था, क्यों लाया था इसे घर में, क्यों किया था ये गलती।
शारदा को लगा जैसे कोई छुरा उसके सीने में घुस गया हो। वो समझ गई कि मोहन उसकी ही बात कर रहा था, उसी को गलती बता रहा था। वो रसोई से बाहर निकली और मोहन के कमरे में गई। मोहन फर्श पर पड़ा था। शराब की बोतल उसके पास बिखरी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन कुछ देख नहीं रही थी। उसके पास एक फोटो था, शारदा की शादी की फोटो। तस्वीर आधी फटी हुई थी। मोहन ने उसे फाड़ा था। मोहन ने कहा, तू ही तो सब गड़बड़ी की जड़ है। शारदा कुछ नहीं बोली। वो वहां खड़ी रही, फटी हुई तस्वीर को देखती रही। उसमें वो जवान थी, खुश थी, हंस रही थी। आज उसे लगा कि वो किसी और की तस्वीर है, उसकी नहीं। मोहन फिर बड़बड़ाने लगा। उसने कहा कि काश उसने किसी और से शादी की होती, काश शारदा उसकी जिंदगी में नहीं आई होती, काश वो कहीं और मर गई होती। हर काश शब्द शारदा के दिल में एक कील की तरह गड़ता गया। वो वहां से वापस रसोई में आ गई। तवा अब भी गर्म था। उसने एक और रोटी बेलनी शुरू की। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन रोटी बेलना बंद नहीं किया। रात हो गई थी। रोहित वापस नहीं आया था। मोहन सो गया था फर्श पर ही। शारदा अकेली रसोई में बैठी थी। चूल्हे की लौ जल रही थी। बस इतनी सी ही रोशनी थी पूरे घर में। शारदा ने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे। उसने अपने गले से मंगलसूत्र निकाला। शारदा को महसूस हुआ जैसे आज वो अपनी पहली मौत मर चुकी है। उसे याद आया कि जब वो छोटी थी तो मां कहती थी, भगवान सबकी सुनता है, बस सच्चे दिल से मांगना चाहिए। आज शारदा ने पहली बार भगवान से कुछ मांगा, लेकिन वो सुख नहीं मांगा, शांति नहीं मांगी। वो सिर्फ इतना बोली, हे भगवान, अब मुझे खत्म कर दे। मैं नहीं जी सकती इस तरह। मैं थक गई हूं। बाहर हवा चल रही थी। पेड़ों की आवाज आ रही थी। कहीं दूर से ट्रेन की आवाज भी आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन शारदा जानती थी कि अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। न उसका घर, न उसका परिवार, न वो खुद। चूल्हे की लौ हवा में हिल रही थी, कभी तेज, कभी धीमी, जैसे वो भी सांस ले रही हो। शारदा ने सोचा कि काश वो भी इस लौ की तरह होती, जलती रहती, लेकिन किसी को गर्मी देती। आज उसे लगा कि वो सिर्फ जल रही है, किसी के काम नहीं आ रही। रात गहरी होती जा रही थी और शारदा अकेली बैठी रही रसोई में, अपने टूटे सपनों के साथ। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन शारदा के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। रात भर वो सोई नहीं थी, बस बैठी रही थी रसोई में, अपने गहनों को देखती रही थी। हर एक गहने के साथ कोई यादें जुड़ी हुई थी। मंगलसूत्र के साथ वो दिन जुड़ा था जब मोहन ने उसके गले में पहनाया था। तब उसकी आंखों में कितना प्यार था। आज वही आंखें नफरत से भरी रहती थी। चूड़ियों को देखते वक्त उसे याद आया, मोहन ने उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां पहनाई थी। कितनी खुशी से पहनाई थी। कहा था कि ये चूड़ियां हमेशा उसकी कलाइयों की शोभा बढ़ाएंगी। आज वही चूड़ियां टूटकर फर्श पर बिखरी पड़ी थी। कल रात मोहन ने नशे में आकर उन्हें तोड़ दिया था। शारदा ने टूटी चूड़ियों के टुकड़े उठाए। कांच की तेज धार से उसकी उंगली कट गई। खून निकला, लेकिन दर्द नहीं हुआ। जैसे उसके अंदर का दर्द इतना बड़ा हो गया था कि छोटे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। मोहन अभी भी फर्श पर पड़ा था, लेकिन आज उसकी सांस अजीब तरह से चल रही थी। तेज तेज, फिर रुक रुक कर। शारदा ने उसे देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। शराब ने उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। पिछले महीने डॉक्टर ने कहा था कि मोहन का लिवर खराब हो रहा है,
शराब छोड़नी होगी वरना जान को खतरा है। लेकिन मोहन ने डॉक्टर की बात को हवा में उड़ा दिया था। कहा था कि डॉक्टर पैसे कमाने के लिए डराते हैं, उसे कुछ नहीं होगा। आज देखकर लगता था कि डॉक्टर सही कह रहा था। मोहन की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी, लेकिन शराब छोड़ने का नाम नहीं लेता था। जैसे मरना मंजूर हो, लेकिन शराब छोड़ना मंजूर नहीं। दोपहर हो गई थी, लेकिन रोहित अभी तक नहीं आया था। शारदा का दिल घबरा रहा था। कल रात वो कैसे गया था, कैसी धमकी दी थी। वो डर रही थी कि कहीं उसने कोई गलत काम न कर दिया हो। तभी पड़ोस से आवाज आई। मुकेश की बीवी सुनीता चिल्ला रही थी। कह रही थी कि किसी ने उसका बैग छीना है, पैसे भी ले गए हैं और सोने की चेन भी। शारदा का दिल और तेज धड़कने लगा। कहीं ये काम रोहित का तो नहीं। शाम को रोहित वापस आया। उसकी जेब में नोट थे, नए कुरकुरे नोट, लेकिन उन नोटों पर कुछ धब्बे थे, लाल रंग के धब्बे, खून जैसे लगते थे। रोहित जोर से बोला, ये देख रुपए कैसे कमाए जाते हैं, 10,000 से भी ज्यादा है। शारदा ने पैसों को देखा, फिर रोहित की आंखों को देखा। उसमें कुछ अलग था, डर था, घबराहट थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। कहां से लाए ये पैसे? शारदा ने पूछा। रोहित ने जवाब नहीं दिया, बस कहा कि जो करना था कर दिया, अब कोई परेशानी नहीं, कर्ज चुका दिया। लेकिन शारदा को तसल्ली नहीं हुई। उसे लग रहा था कि रोहित ने कुछ गलत किया है, बहुत गलत किया है। रात को जब रोहित सो गया तो शारदा ने उसके कपड़े देखे। शर्ट पर खून के धब्बे थे, जूतों पर भी, और जेब में एक चेन थी, सुनीता की चेन। शारदा की सांस फूलने लगी। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि रोहित ने चोरी की है और शायद किसी को मारा भी है। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा। रामू काका मर गए थे, उनके घर चोरी हुई थी और उन्हें मारपीट भी की गई थी। पुलिस आई थी, सबसे पूछताछ कर रही थी। शारदा का दिल बैठ गया। रामू काका, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा सबकी मदद करते थे, कभी किसी से बुरा नहीं बोलते थे, और अब वो नहीं रहे। उसे शक हो गया कि ये काम रोहित का है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। आखिर वो उसकी मां थी। मां अपने बेटे के खिलाफ कैसे बोल सकती है? लेकिन मोहल्ले वाले समझ गए थे। सबकी नजरें अब शारदा के घर पर टिकी रहती थी। जब वो बाजार जाती तो लोग फुसफुसाते, कहते कि इस घर से कुछ गड़बड़ है। पहले शराबी पति, अब चोर बेटा। शारदा का सिर शर्म से झुक जाता। वो समझ गई थी कि अब उसकी इज्जत मोहल्ले में नहीं रही। लोग उसे संदेह की नजर से देखते थे। एक दिन सुनीता ने उसे रोका, कहा कि तुम्हारा बेटा मेरी चेन ले गया है, मैंने देखा है उसे पहनते हुए। शारदा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर अपने घर चली गई। उस रात रोहित से उसने पूछा। रोहित ने पहले तो मना किया, फिर गुस्से में आकर सच बोल दिया। हां, उसने चोरी की थी, रामू काका को भी मारा था, लेकिन मारने का इरादा नहीं था, बस पैसे चाहिए थे। पैसे के लिए तूने एक बूढ़े आदमी को मार दिया, शारदा ने कहा। तो क्या करता? रोहित ने जवाब दिया। तू पैसे नहीं दे रही थी, मुझे चाहिए थे। शारदा को लगा जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। उसका बेटा, उसकी कोख से जन्मा बच्चा, आज हत्यारा बन गया था। अगले दिन पुलिस आई। उन्होंने रोहित से पूछताछ की। रोहित ने झूठ बोला, लेकिन पुलिस को शक हो गया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही सच सामने आ जाएगा। उस रात मोहल्ले के कुछ लोग शारदा के घर आए। उन्होंने कहा कि अगर रोहित को यहां रखोगी तो तुम्हें यहां से जाना होगा, हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं रख सकते। शारदा कुछ नहीं बोली। वो समझ गई थी कि अब उसके लिए इस मोहल्ले में कोई जगह नहीं है। लोग उसे हत्यारे की मां समझते हैं। हवा में फड़फड़ाते दिए की तरह उसकी जिंदगी भी हिल रही थी।
कभी इधर कभी उधर, कोई स्थिरता नहीं, कोई शांति नहीं। उसने दीवार पर टंगी अपनी शादी की तस्वीर देखी। कितनी खुश लग रही थी उसमें, कितनी उम्मीदें थी आंखों में। आज वो सब कुछ राख हो चुका था। मोहन अब बिस्तर से उठ नहीं पाता था। डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा दिन नहीं है, लिवर पूरी तरह खराब हो गया है, लेकिन मरने से पहले भी वो शराब मांगता रहता था। शारदा अब न मां थी, न पत्नी, बस एक परछाई थी जो किसी तरह जिंदा थी। लोग उससे बात नहीं करते थे। बच्चे उसे देखकर भाग जाते थे, जैसे वो कोई डायन हो। मोहन अब बिस्तर का कैदी हो गया था। उठ नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन उसकी जुबान अभी भी तेज थी। गालियां देना, थूकना और शारदा को कोसना, ये सब बंद नहीं हुआ था। जैसे मरते वक्त भी उसके अंदर सिर्फ जहर भरा हुआ था, कुछ और नहीं। शारदा रोज उसके पास बैठती थी, दवाई देती थी, खाना खिलाती थी। मोहन कभी खाता था, कभी थूक देता था, कभी कभी तो शारदा के मुंह पर खाना फेंक देता था। तू क्यों नहीं मर जाती, वो कहता था। मेरे मरने का इंतजार क्यों कर रही है? मैं तेरे बिना भी जी सकता था, लेकिन तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शारदा कुछ नहीं कहती थी, बस पोंछ देती थी अपना मुंह और फिर से मोहन की सेवा में जुट जाती थी। लोग कहते थे कि वो पागल हो गई है। कौन औरत अपने पति की इतनी सेवा करती है जो उसे इतना सताता हो? लेकिन शारदा के पास और कोई चारा नहीं था। मोहल्ले में अब कोई उससे बात नहीं करता था। दुकानदार भी उसे सामान देने से कतराते थे, जैसे उसे छूने से उनके हाथ गंदे हो जाएंगे। रोहित अब घर में कम ही दिखता था। पुलिस उसे तलाश रही थी। कभी कभी रात के अंधेरे में आता था, मां के पीछे छुप जाता था। मां, वो कहता था, अगर पुलिस आए तो कह देना कि मैं यहां नहीं हूं। तू मां है ना, अपने बेटे को बचाएगी ना। शारदा की आंखों में अब आंसू भी नहीं आते थे, जैसे सब कुछ सूख गया हो अंदर से। वो सिर्फ हां में सिर हिला देती थी। एक रात पड़ोस की सुमित्रा आंटी आई। वो एकमात्र औरत थी जो अभी भी शारदा से बात करती थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर भी गुस्सा था। शारदा, उन्होंने कहा, तेरा बेटा अब और भी गिर गया है। क्या मतलब? शारदा ने पूछा। सुमित्रा आंटी ने बताया कि रोहित ने मोहल्ले की एक लड़की के साथ गलत काम किया है। वो लड़की सिर्फ 16 साल की है। उसका बाप पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा है। शारदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बेटा अब सिर्फ चोर और हत्यारा नहीं था, वो और भी गिर गया था। कौन सी लड़की? उसने कांपती आवाज में पूछा। राजू की बेटी मीरा। उसकी मां आज सुबह से रो रही है, कह रही है कि अब उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। शारदा को लगा जैसे कोई ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया था। उस रात जब रोहित आया तो शारदा ने उससे पूछा। रोहित ने पहले मना किया, फिर गुस्से में आकर कह दिया। हाँ तो क्या हुआ? उसने कहा। लड़की ने मना भी तो नहीं किया था। शारदा का हाथ अपने आप उठा और रोहित के गाल पर पड़ा। यह पहली बार था जब उसने अपने बेटे को मारा था। रोहित की आंखें लाल हो गई। उसने मां का हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया। शारदा के मुंह से चीख निकली। हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? रोहित ने कहा, तू कौन है मुझे समझाने वाली? तेरी वजह से ही तो मैं इस हाल में हूं। उसने शारदा को धक्का दिया। शारदा गिर गई। उसके हाथ और घुटनों में चोट लगी। रोहित बाहर चला गया। शारदा वही फर्श पर पड़ी रही। उसे लगा कि अब वो वाकई अकेली है। न पति उसके साथ था, न बेटा। अगली सुबह मीरा के बाप राजू घर आए। साथ में कुछ और लोग भी थे। सबके हाथों में लाठियां थी। कहां है तेरा बेटा? राजू ने चिल्लाकर कहा। मैं उसे मार दूंगा।
मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। शारदा ने कहा कि रोहित घर में नहीं है, लेकिन राजू को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूरा घर तलाश किया। तू भी उसी की तरह है, राजू की बीवी ने शारदा से कहा। दरिंदे की मां दरिंदा ही होती है। तू भी जानती थी न कि तेरा बेटा क्या करता है। शारदा कुछ नहीं बोली। वो जानती थी कि अब कुछ भी कहने से फायदा नहीं है, लोग उसकी बात सुनेंगे भी नहीं। घर से जाते समय राजू ने कहा कि अगर रोहित दिखा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और शारदा को भी मोहल्ला छोड़ना होगा। उस दिन के बाद से मोहल्ले के बच्चे शारदा के घर पर पत्थर फेंकने लगे। उसके दरवाजे पर गंदी गालियां लिख देते थे। कोई उसे से सब्जी नहीं बेचता था, पानी तक नहीं मिलता था। शारदा अब सिर्फ रात के अंधेरे में घर से निकलती थी, दूर के नल से पानी भरती थी, बचे खुचे पैसों से थोड़ा सा राशन खरीदती थी। एक दिन मोहन ने उसे अपने पास बुलाया। उसकी सांस तेज चल रही थी। लगता था कि वो कुछ जरूरी बात कहना चाहता है। सुन, उसने कहा, मैं मरने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। शारदा उसके पास बैठ गई। वो तेरा बेटा नहीं है, मोहन ने कहा। शारदा की आंखें फट गई। उसे समझ नहीं आया कि मोहन क्या कह रहा है। मतलब, उसने पूछा, रोहित तेरा बेटा नहीं है, न मेरा है, वो किसी और का है। शारदा के होश उड़ गए। वो वहीं बैठ गई, मुंह खुला का खुला रह गया। आगे मोहन बोला कि जब हमारा बच्चा होने वाला था, तुझे अस्पताल ले जाने के बाद तू बेहोश हो गई और हमारा बच्चा भी मर गया था। मैं परेशान होकर बाहर शराब पीने गया। वहां मुझे केशव मिला। केशव मेरा पुराना दोस्त था। मैंने उससे शराब पीने के लिए कुछ रुपए उधार मांगे तो केशव ने कहा कि उसके घर आज ही बच्चा हुआ है और उसकी पत्नी बीमार है, उसके पास रुपए नहीं है। वो मुझसे अपनी पुरानी उधारी वापस मांगने लगा। इसी बात को लेकर हम दोनों में कहां सुनी हो गई। मैंने उसे धक्का दिया तो केशव गिर पड़ा। उसका सर जमीन में एक नुकीले पत्थर से टकरा गया और उसकी सर फटने से वही मौत हो गई। मैं वहां से डरकर भागते हुए उसके घर पहुंचा। देखा तो उसकी पत्नी की भी मौत हो गई थी। मैं उस बच्चे को वहां से उठा कर ले आया और तुझे बताया कि यही हमारा बच्चा है। उस बच्चे को मैंने अपना नाम दे दिया। तुझसे कहा था कि ये हमारा बेटा है। तू खुश हो गई थी कि मां बन गई। शारदा को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से मारा हो। जिसे वो 20 साल से अपना बेटा समझती आई थी, वो उसका था ही नहीं। क्यों? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्यों किया ऐसा तूने? क्योंकि मैंने केशव को मारा था, मोहन ने कहा। गुस्से में उससे लड़ाई हुई थी, धक्का दिया था, वो गिर गया था और सिर फट गया था। उसका बच्चा अनाथ नहीं छोड़ सकता था। शारदा को समझ आया कि क्यों रोहित इतना गुस्सैल था, क्यों उसमें हिंसा थी। वो उसका खून था ही नहीं। शारदा के अंदर सब कुछ टूट गया। जिसे वो अपनी मातृत्व समझती थी, वो झूठ था। जिसे अपना खून समझती थी, वो पराया था। वो वही बैठी रह गई जैसे जिंदा लाश हो। उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी, कुछ भी सच नहीं था। मोहन बेहोश हो गया। शारदा वही बैठी रही घंटों। बाहर से आवाजें आ रही थी। लोग उसके घर के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि इस घर से बदबू आती है। शारदा को लगा कि वो बदबू उसकी जिंदगी की है, सड़ी हुई बदसूरत जिंदगी की। रात हो गई थी। चूल्हे की लौ अभी भी जल रही थी, लेकिन अब उस लौ में भी कोई गर्मी नहीं लगती थी शारदा को। सब कुछ ठंडा हो गया था। सुबह का सूरज निकला था, लेकिन शारदा के घर में अंधेरा था। खिड़कियों पर कपड़े टांग दिए थे ताकि बाहर से कोई अंदर न देख सके। दीवारें अब सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं थी, वो गवाह थी। हर ईंट ने देखा था कि इस घर में क्या हुआ था।
हर दीवार ने सुना था वो चीखें, वो आहें, वो टूटने की आवाजें। मोहन की सांस अब और भी कमजोर हो गई थी। कभी कभी तो लगता था कि रुक ही गई है, फिर अचानक तेज हो जाती थी, जैसे वो मरने से भी डर रहा हो। उसका शरीर पीला पड़ गया था, आंखें धंस गई थी, लेकिन मरते वक्त भी उसकी जुबान से सिर्फ शिकायतें निकलती थी। काश मैंने तुझसे शादी न की होती, वो बड़बड़ाता था। काश तू मर गई होती, काश ये सब कुछ न हुआ होता। शारदा अब उसके पास भी नहीं बैठती थी। वो रसोई में पड़ी एक चटाई पर लेटी रहती थी। न भूख लगती थी, न प्यास, बस आंखें खुली रहती थी। छत को देखती रहती थी। छत पर कोई तस्वीर नहीं थी, कोई सजावट नहीं थी, बस दाग थे पानी के, धुएं के, समय के। 3 दिन से रोहित नहीं आया था। शारदा को अब उसका इंतजार भी नहीं था। जब से उसे पता चला था कि वो उसका बेटा नहीं है, उसके अंदर कुछ मर गया था। मातृत्व का भाव, बेटे की चिंता, सब कुछ खत्म हो गया था। चौथे दिन सुबह दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। शारदा ने आंख भी नहीं उठाई। फिर आवाज आई, पुलिस खोलो। शारदा ने दरवाजा खोला। बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। उनके चेहरे सख्त थे। रोहित कहाँ है? एक ने पूछा। पता नहीं, शारदा ने धीमी आवाज में कहा। कब से नहीं आया है? 3 दिन से। पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली। हर कमरा, हर कोना देखा, कुछ नहीं मिला। जाते समय एक पुलिस वाले ने कहा, अगर वो आए तो हमें खबर करना, वरना तुम भी फंस जाओगी। शारदा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फंसना, छूटना, जीना, मरना सब बराबर लगता था अब। शाम को मोहल्ले के कुछ लोग आए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। देखो शारदा, सरपंच ने कहा, हमने फैसला किया है, तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं रख सकते। कहां जाऊं? शारदा ने पूछा। जहां जाना हो जाओ, लेकिन यहां नहीं रह सकती। लोग चले गए। शारदा वही दरवाजे के पास खड़ी रह गई। अब उसके पास घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। रात को वो मोहन के पास गई। मोहन की आंखें खुली थी, लेकिन कुछ देख नहीं रही थी। मोहन, उसने कहा। मोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो गुस्सा नहीं था, सिर्फ खालीपन था। मुझे माफ कर दे, मोहन ने धीमी आवाज में कहा। शारदा हैरान हो गई। मोहन ने पहली बार माफी मांगी थी। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मोहन ने कहा। तुझे खुश रखना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ दुख दिया। शारदा कुछ नहीं बोली। अब माफी का भी कोई मतलब नहीं था। केशव की आत्मा मुझे सताती है, मोहन ने कहा। रोज सपने में आता है, कहता है कि मैंने उसका बेटा भी बर्बाद कर दिया। उस रात मोहन मर गया। शारदा के सामने धीरे धीरे। पहले सांस धीमी हुई, फिर रुक गई। आंखें खुली रह गई, लेकिन जान चली गई। शारदा वही बैठी रही घंटों। किसी को खबर नहीं की। क्या फायदा था? कौन आता? सुबह पड़ोसियों को पता चला। कुछ लोग आए। शव को उठाया। शारदा से पूछा कि अंतिम संस्कार कैसे करना है। जैसे करना हो कर दो, शारदा ने कहा। मोहन के मरने के बाद घर और भी सुनसान हो गया। अब तो सिर्फ शारदा बची थी, और वो भी जिंदा नहीं, सिर्फ सांस ले रही थी। 5वें दिन रोहित आया। उसे अपने बाप की मौत का पता चल गया था। वो रो रहा था। मां, उसने कहा, अब सिर्फ तू ही है मेरी। शारदा ने उसकी तरफ देखा। वो रोहित नहीं था उसके लिए, वो केशव का बेटा था, मोहन के गुनाह का नतीजा था। मैं तेरी मां नहीं हूं, उसने कहा। रोहित हैरान हो गया। क्या मतलब? मोहन ने मरने से पहले सच बताया था। तू मेरा बेटा नहीं है। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे भी पता चल गया
कि उसकी पूरी पहचान झूठी थी। तो मैं किसका हूं? उसने पूछा। केशव का, जिसे मोहन ने मारा था। रोहित चुप हो गया, फिर अचानक हंसने लगा, पागलों की तरह हंसने लगा। तो मैं एक शराबी, हत्यारे का झूठा बेटा हूं, उसने कहा, और मैं भी हत्यारा बन गया। खून में है शायद। वो हंसता रहा, फिर रोने लगा, फिर चिल्लाने लगा। मैं कौन हूं? उसने चीख कर कहा। मैं क्या हूं? शारदा ने कुछ नहीं कहा। वो उठकर रसोई में चली गई। रोहित भी चला गया। आखिरी बार। वो फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन पता चला कि रोहित ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। पुलिस आई, पूछताछ की। शारदा ने सब कुछ बता दिया। सच्चाई, झूठ, सब कुछ। अब शारदा पूरी तरह अकेली हो गई थी। घर खाली था, दिल खाली था, जीने की कोई वजह नहीं बची थी। मोहल्ले वालों ने फिर कहा कि घर छोड़कर चली जाए, लेकिन शारदा कहां जाती? उसके पास कुछ भी नहीं था। आखिरी रात शारदा ने घर की सफाई की, हर चीज को ठीक से रखा। मोहन की तस्वीरें, रोहित के कपड़े, अपने गहने, सब कुछ एक जगह इकट्ठा करके जला दिया। आग की लपटों में सब कुछ राख हो गया। तस्वीरों के चेहरे पिघल गए, कपड़े जलकर धुआं बन गए। शारदा वो आग देखती रही। उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी इसी तरह जल रही है। रसोई में चूल्हा अभी भी जल रहा था। नीली लौ हिल रही थी हवा में। शारदा ने चूल्हे के पास बैठकर सोचा कि अब क्या करे। उसने खुद से ही बोलना शुरू किया, अरे बदकिस्मती शारदा, पति को खा गई, जो मरते मरते भी कहते गया कि मैंने उसे बर्बाद किया है। 20 साल तक जिस बेटे को पाला वो भी तेरा नहीं था, तो तू जी कर क्या करेगी? शारदा ने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां भी बंद कर दी, और घर में रखा हुआ केरोसिन, बचे हुए कपड़े, सब कुछ चूल्हे में डाल दिया। वही फर्श पर लेट गई। शारदा की आंखें भारी होने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था, बस नींद आ रही थी, गहरी नींद। उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। मां की आवाज थी, प्यार से बुला रही थी, शारदा घर आजा बेटी। वो मुस्कुराई। कितने सालों बाद कोई उसे प्यार से बुला रहा था। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, दुनिया चल रही थी, लेकिन शारदा के घर में सब कुछ रुक गया था। सुबह जब पड़ोसियों ने देखा तो सिर्फ शांति थी। कोई चीख नहीं, कोई आहट नहीं, बस एक राख का ढेर और वही बदबू जिसको हटाने के लिए शारदा को कहा गया था। एक मां जो कभी मां थी ही नहीं, एक पत्नी जो कभी पत्नी मान ही नहीं गई, एक औरत की जो बस एक खामोश परछाई बनकर रह गई थी। हवा ने राख को उड़ा दिया और शारदा का नाम हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।